नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। इस चैप्टर के ऑलरेडी हम लोग 8 लेक्चर्स फिनिश कर चुके हैं, जहाँ पे हमने बेसिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से फिनिश कर दिया है। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया बेटा। इस वाले लेक्चर में हम लोग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे जो हमने बेसिक्स में कवर नहीं किए हैं। अगर आप नीट स्टूडेंट है तो आपके लिए तो हर एक लेक्चर, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आप जाके पिछले सारे वीडियोस को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, उसके अच्छे से नोट्स बनाइए बेटा, तब जाके आपको बेनिफिट कर पाएगा। ओके, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इस चैप्टर में हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस the extra point related to population attributes। अब population attributes में सबसे पहली बात ये याद रखेंगे that individuals have birth and death, but a population has birth rate and death rate। देखो छोटा पॉइंट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ओके, बर्थ और डेथ का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ एक एक इंडिविजुअल के लिए करेंगे, पर पूरे झुंड के लिए, पॉपुलेशन के लिए हम लोग बर्थ और डेथ नहीं बोलेंगे। पॉपुलेशन का बर्थ नहीं होता है, पॉपुलेशन का एक बर्थ रेट होता है, एक स्पीड होती है, एक तेजी होती है जिसके हिसाब से वो बढ़ता है बेटा। Okay, so birth rate and death rate are the terms which are used to denote population. Next, birth rate के लिए हमने बेसिक्स में पढ़ा था, birth rate is also called as natality। ओके, अब ये सारे बेसिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। पॉपुलेशन से रिलेटेड ग्राफ भी कवर कर चुके हैं बेटा। दो तरह का ग्राफ है, एक लॉजिस्टिक ग्राफ है और एक कर्वेचर वाला ग्राफ है। उसके फॉर्मूला से सारे पॉइंट्स पिछले बेसिक वाले लेक्चर में कवर कर लिए बेटा। ओके, अब बचे कुछ पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर अप। ध्यान दो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है बेटा। नाउ बर्थ रेट इज आल्सो कॉल्ड एज नेटैलिटी। ओके, अब नेटैलिटी में दो टाइप है। व्हाट यू हैव इज क्रूड बर्थ रेट, which is the first type, and specific birth rate, which is the second type। Crude birth rate में we are going to consider the number of birth per 1000 individuals per year, and specific birth rate में in specific birth rate what we are going to do is it is always in a relative to a specific criterion, such as age। so ये हमेशा ना कंपेयर किया जाता है कोई ना कोई स्पेसिफिक कंडीशन के साथ, जैसे कि एज। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे समझो एक पॉन्ड में, एक पानी में 200 मछलियां थी। ओके, और इस साल 800 मछली और आई, सो 800 न्यू कार्ब्स आर एडेड। तो इसका बर्थ रेट क्या होगा, इसका नेटैलिटी क्या होगा? कितने नए आए? 800। कितने थे ऑलरेडी? 200। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा? इसको कट करोगे तो 4। दैट मीन्स 4 कार्प पर, कार्प यानी बच्चा, ऑफस्प्रिंग। सो 4 कार्प ऑफस्प्रिंग्स पर कार्प पर ईयर। यानी जो 200 मछली थी उसमें से हर एक मछली पर कार्प ने एक साल में 4 बच्चों को जन्म दिया, तब जाके 800 मछलियां बनी हैं। ओके, सो रिमेंबर दैट इज हाउ बर्थ रेट इज बीइंग कंसीडर्ड। ओके, अब यहाँ क्रूड बर्थ और स्पेसिफिक बर्थ रेट के अलावा और दो नए टाइप्स है बेटा, दैट इज एब्सोल्यूट नेटैलिटी
अब ये बात को ध्यान से सुनना बेटा, एब्सोल्यूट नेटैलिटी इज द नेटैलिटी और द बर्थ रेट विदाउट एनी कॉम्पिटिशन. Okay, whereas another type is realized natality. Realized natality or realized birth rate is the birth rate which is always considered with competition. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नेटैलिटी यानी बर्थ रेट. ओके, एब्सोल्यूट नेटैलिटी में तुम कंपटीशन कंसीडर ही नहीं करते, यानी तुमको कोई कंपटीशन नहीं है, तुमको बच्चे पैदा करना है. पर कुदरत में कैसा कंपटीशन तो हमेशा लगा रहता है. अभी एक ज़ेब्रा या फिर डियर बच्चा पैदा कर रहा है तो उसको कंपटीशन है ना बाकी के जानवरों से, वो लोग भी तो घास खाएंगे, उसको कंपटीशन है बाकी के शिकार से. ओके, शिकारियों से, जैसे कि प्रीडेटर्स है लायन टाइगर से, कि वो उसके बच्चे को मार डालेंगे. सो कुदरत तरह तरह का कंपटीशन तो देता ही है. एब्सोल्यूट नेटैलिटी में हम लोग ये कंपटीशन को कंसिडर नहीं करते हैं. रियलाइज्ड नेटैलिटी में हम लोग ये कंपटीशन को कंसीडर करते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे. ओके, दिस इज मोर रियलिस्टिक, क्योंकि आमतौर पे कुदरत में कंपटीशन ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं है. ओके, जैसे इंसान जब बहुत सारे इंसानों को जन्म देता है तो इंसान को भी तो कंपटीशन है ना बाकी के जानवरों से. उसको खतरा है कि कोई बीमारी हो जाएगी, उसको खतरा है कि कुदरत का कहर होगा, अर्थवर्म होगा, फ्लड्स होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, उसको खतरा है कि बाकी के जानवर शायद उसको नुकसान पहुंचा देवे. सो हर प्राणी को कंपटीशन तो लगा ही रहता है बेटा. अब इस हिसाब से देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इस बारे में सोचो. हेंस एब्सोल्यूट नेटैलिटी will always be more than realized natality. अब इसमें ना सिर्फ इतना सोच, विदाउट कंपटीशन विद कंपटीशन. अगर बिना किसी कंपटीशन के अगर कुदरत में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, ओके, हालात तेरे फेवर में है, तेरे पक्ष में है, राइट, तो डेफिनेटली तू तो बहुत सारे बच्चे पैदा करेगा ना. कोई भी जानवर बहुत सारे बच्चे पैदा करेगा. पर अगर बहुत तगड़ा कंपटीशन है, हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, मुश्किल घड़ी है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो तुम कम बच्चे पैदा करोगे. सो एब्सोल्यूट नेटैलिटी हमेशा ज्यादा रहेगा. अगर कंपटीशन नहीं है तो कोई भी प्राणी ढेर सारे बच्चे पैदा करेगा. सो एब्सोल्यूट नेटैलिटी विल ऑलवेज बी मोर देन रियलाइज्ड नेटैलिटी. सेम चीज इमेजिन करो इन टर्म्स ऑफ मॉर्टेलिटी. मॉर्टेलिटी मीन्स व्हाट? डेथ रेट. ओके, अब मॉर्टेलिटी के मामले में बेटा व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, ये सेंटेंस देख मैं कैसा लिख रहा हूं. इसमें भी दो टाइप होगा, एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी एंड रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी. हियर एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी will always be less than realized mortality. चलो, mortality मतलब क्या बेटा? mortality यानी डेथ रेट. ओके, अब यहाँ पे क्या था? मेन वर्ड था मोर, और यहाँ पर क्या हो गया? लेस. अब तुम सोचो ना, एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी यानी कोई कंपटीशन नहीं है. अगर कोई कंपटीशन नहीं है, किसी भी तरह का तुमको तकलीफ नहीं है, ओके, सारे हालात तुम्हारे पक्ष में है, तो कम प्राणी मरेंगे ना. सो एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी कम रहेगा. और अगर तुमको कंपटीशन बहुत सारा है, कुदरत में तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी परिस्थितियां हैं, तो रियलाइज्ड मोर्टेलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, यानी डेथ ज्यादा होगी बेटा. इसलिए यहाँ याद रखना, एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी इज लेस देन रियलाइज्ड मोर्टेलिटी, और यहाँ पे उसका उल्टा है बेटा. That's it. इतना ही याद रखो. नेक्स्ट, मूविंग ऑन. सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉपुलेशन में कितनी फीमेल्स हैं इज टू कितने मेल्स हैं. द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज कॉल्ड एज अ सेक्स रेशियो. बेसिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं. आइडियली हर पॉपुलेशन में, हर कंट्री में the ratio of 1:1, यानी for every one female there is
1 male available, the ratio of 1:1 is the best for ESS. अब यहाँ पे एक नया फुल फॉर्म है बेटा, ESS stands for evolutionary stable strategy. एवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रैटेजी। अब देख कैसा बेटा, एवोल्यूशन के हिसाब से किसी भी पॉपुलेशन को स्टेबल रखने का जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लान है, वो है 1:1 का रेशियो। फॉर एवरी 1 फीमेल देयर इज 1 मेल अवेलेबल। अगर ये रेशियो गड़बड़ा गया ना तो किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन ना डगमगा जाएगा बेटा, इट विल गेट डिस्टर्ब। चलो नेक्स्ट, एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा पॉइंट ये पढ़ेंगे कि सारे पॉपुलेशन को 3 ग्रुप में बांट दिया बेटा। एक जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, यानी जो यंग एज ग्रुप है, उसको हम लोग बोलेंगे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। नेक्स्ट, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। और जो बूढ़े हो चुके हैं उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। प्री यानी पहले, यानी जवान होने से पहले जो तेरी उम्र है वो, और पोस्ट यानी बाद में, यानी जवानी के बाद वाला जिंदगी का पड़ाव यानी बुढ़ापा। ओके, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज फ्रॉम 0 to 14 years of age. Reproductive will be from 15 to 44 years of age, and post reproductive is 45 onwards. अब ये एज स्ट्रक्चर के हिसाब से किसी भी कंट्री का है ना पॉपुलेशन तय होता है कि उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा आने वाले समय में, कि उसका पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा, उतने का उतना ही रहेगा, कि उसका पॉपुलेशन कम होगा आने वाले समय में। ओके, अब इसको समझने के लिए लेट अस ड्रॉ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बेटा। ओके, ये पैटर्न को देखो, और ये पैटर्न को देखो। अब ये दोनों में ना आई विल गिव यू सर्टेन आइडियाज टू थिंक ऑन। ओके, जस्ट लुक एंड ऑब्जर्व बेटा। अब इसमें से दिस पैटर्न में ये है लोअर सेक्शन जो है प्री रिप्रोडक्टिव वाला। ओके, एंड इसमें कितना है प्री रिप्रोडक्टिव और कितना है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसमें कितना है पोस्ट रिप्रोडक्टिव और बीच में जो बचा वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। अब ये दोनों भी पैटर्न को देख के एक बात तो क्लियर है बेटा कि ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये जिस कंट्री का ग्राफ है उसका पॉपुलेशन कैसा होगा बेटा, उसका पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ओके, इवन दिस इज द ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अच्छा, पर अभी इसमें एक दिमाग लगाओ बेटा कि यहाँ पे तुम देखो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप देखो ज्यादा है, मोटा है, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कम है, यानी यहाँ पे यंग इंडिविजुअल्स ज्यादा है। और ये यंग इंडिविजुअल्स कल को ये भी तो विकसित होंगे, ग्रो होंगे और ये भी जवान होंगे। और यहाँ पे बूढ़े लोग कम है, यहाँ पे देखो बूढ़े लोग ज्यादा है। अच्छा, बूढ़े लोग ज्यादा है यानी बूढ़े लोग कभी ना कभी तो मरेंगे, राइट बेटा। ओके, सो यहाँ ज्यादा लोग मर रहे हैं और कम लोग पैदा हो रहे हैं ना, तो इसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है पर इसका पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। सो दिस इज स्लोली इंक्रीजिंग बेटा, सो देयर इज स्लो ग्रोथ ओवर हियर।
और यहाँ पे देखो प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, यानी ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं और कम लोग मर रहे हैं बेटा। सो दिस इज शोइंग रैपिड ग्रोथ। अब यही मेन हमको एमसीक्यू के हिसाब से याद रखना। अच्छा, रैपिड ग्रोथ के लिए द एग्जांपल ऑफ कंट्रीज दैट यू विल रिमेंबर इज नाइजीरिया एंड केनिया। ओके, whereas for slowly increasing you have to remember example like America, United States of America बेटा, and Australia। ये समझा बेटा? और दो ग्राफ है, आई विल शो इट टू यू। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लिए? ओके, ये पार्ट में रब कर देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा नेक्स्ट ग्राफ को ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट ग्राफ में लेट अस से वी हैव समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड उसके बाद वी हैव समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, चलो ठीक है, ओके। अब इसमें इतना जो है नीचे की तरफ, ये पूरा का पूरा है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। बीच में जो भी है वो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और ऊपर जितने भी लोग हैं वो सबके सब हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले। ओके, अच्छा इस ग्राफ को देखो। इसमें इतने हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, इतने हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले, और इतने बाकी बचे सब पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले। अब इसमें से ये देख के क्लियरली पता चल रहा है ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है बेटा। ओके, सो जैसे ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा था, ये दोनों इंक्रीजिंग पॉपुलेशन था, तो ये डिक्रीजिंग पॉपुलेशन होगा। हाईफाई इंग्लिश लगाऊं तो मैं इसको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बोलूंगा ना। So this is declining population। ओके, अच्छा अब ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन तुमको कहां देखने मिलेगा? इसका एग्जांपल है हंगरी एंड जर्मनी। ये एग्जांपल बाय हार्ट करके रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा दूसरी बात ये याद रखो, इसको डिक्लाइनिंग क्यों बोला तुमने? क्योंकि इसमें जवान लोग बहुत कम है, प्री रिप्रोडक्टिव कम है, यानी कम लोग पैदा हो रहे हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, यानी ज्यादा लोग मर रहे हैं। अगर कम लोग पैदा हो रहे हैं और ज्यादा लोग मर रहे हैं, यानी आने वाले समय में इस देश का जो आबादी है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी ना बेटा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? सब कुछ ऑलमोस्ट इक्वल है। ऑलमोस्ट सर थोड़ा बड़ा छोटा है, अरे ऑलमोस्ट बोल रहा है, अरे बाबा ध्यान दे। ओके, तो यहाँ सब कुछ ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल पॉपुलेशन। Stable population is also called as zero growth population। और ऐसा अपने को कहां देखने मिलेगा? दिस इज सीन इन इटली एंड दिस इज सीन इन डेनमार्क। ये दोनों एग्जांपल याद रखो। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखना, जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव ग्रोथ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में पॉपुलेशन कम होते जाएगा बेटा। सर अपना देश कहां पर है? अपना देश इधर है, इंक्रीजिंग, वो भी रैपिड इंक्रीज, फटाफट बढ़ने का। ओके राइट। अब अपना सपना क्या है? ये
सो इसीलिए हम दो हमारे दो, नहीं नहीं नहीं, हम दो हमारा एक। आबादी कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक। population density. Population density is represented by the symbol capital N. पॉपुलेशन डेंसिटी में आप देखते हो कि कितने लोग हैं कितने एरिया में। सो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। इससे हमको पता चलता है कि आबादी कितनी घनी है। ओके, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, ओके, रेलवे ट्रेन के इतनी सी जगह में 100 जन है तो हम बोलेंगे अरे बहुत गर्दी है, यानी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। उतनी जगह में अगर सिर्फ 2 जन है तो हम बोलेंगे डेंसिटी बहुत कम है बेटा। अब ये जो डेंसिटी है ना, अगर इंडिविजुअल्स का नंबर बहुत ज्यादा है, if the number of individuals is too high, तो हर एक इंडिविजुअल्स को हम लोग गिनते नहीं बैठेंगे, तो तब है ना, हर एक इंडिविजुअल्स को गिनने का नहीं, ओके, तब बायोमास कंसीडर करने का। ओके, सो ये एक पहला एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखो। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये याद रखो, मेनी अ टाइम्स relative density gives a better idea than absolute density. एब्सोल्यूट डेंसिटी यानी टोटल डेंसिटी, आप जा जाके गिनोगे कि कितनी चिड़िया है, ओके, फिर उससे तुमको बर्ड्स का एब्सोल्यूट डेंसिटी पता चलेगा। ओके, राइट। अब जैसे ह्यूमंस है, एनिमल्स है, तो चलो तुम गिन लोगे बेटा, बट बर्ड्स देखो इधर उधर रहते हैं, कहाँ पता चलेगा। वर्म्स, कीड़े, अब कितना कीड़ा है एक जंगल के अंदर, जा जाके कौन गिनेगा बेटा। सो एब्सोल्यूट डेंसिटी मुश्किल हो जाता है ऐसे सब मामलों में जहां हमको एनवायरनमेंट के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करना है कि कितने जानवर है बेटा। तो इसलिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी का बेस्ट एग्जांपल, नंबर ऑफ बर्ड्स or worms or let's say insects caught in a trap. अब समझो एक ट्रैप, एक जाला बिछाया मैंने, उसमें समझो 10 चिड़िया फंस गई। ओके, राइट। सो उतने से जाले में कितनी चिड़िया हैं, कितने कीड़े फंस गए, ओके, कितने तरह तरह के इंसेक्ट्स फंस गए। ओके, सो उतने एरिया में अगर इतने हैं तो बड़े एरिया में, ओके, राइट, आप ध्यान मत दो, आप यहाँ ध्यान दो बेटा। सो बड़े एरिया में कितना होगा उसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है। तो समझो एक छोटे से जाले में 5 चिड़िया पकड़ लिया मैंने, और वो जाले का एरिया लेट से 1 मीटर का है, तो 100 मीटर में कितना होगा उस हिसाब से एक अंदाजा लगा लिया जाता है। ओके, सो रिलेटिव डेंसिटी इज मच बेटर देन एब्सोल्यूट डेंसिटी। आई एम रिकॉर्डिंग ऑल दिस इन माई होम बेटा। ओके, राइट। सो ऐसे थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस होंगे, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं सिर्फ टीचिंग पर ध्यान दूंगा। यो, ऑलराइट, चल लास्ट पॉइंट है, ध्यान दे बेटा। ओके, अब लास्ट पॉइंट में हमको ये सीखना है कि इसी तरह से एक एग्जांपल हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि कितने टाइगर हैं एक नेशनल पार्क में या फिर एक टाइगर रिजर्व में, ओके, या फिर एक फॉरेस्ट में। अब उसके लिए मैं जंगल के अंदर जा जाके एक एक टाइगर को नहीं गिनूंगा। ओके, सो वो मुझे टाइगर के पेलेट्स, दैट इज फीकल पेलेट्स और पग मार्क्स, फीकल पेलेट्स यानी उनके स्टूल्स, टाइगर का जो पॉटी होता है ना वो बेटा। ओके, और पग मार्क्स यानी पैर का निशान उसका। ओके, दैट मीन्स फुट का इंप्रेशन। अब एक बच्चा टाइगर अगर पैदा हुआ रहेगा तो उसका भी तो पैर का निशान आएगा ना। सो उससे ना ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स को अंदाजा आ जाता है
तो वो लोग अंदर जाके कंप्लीटली गिनते नहीं है। अब कितने टाइगर है वो हमको पता चल जाएगा इनके फीकल पैलेट से, इनके स्टूल पास करने की आदत से और इनके पैरों के निशान से। सो वेल बच्चों, दैट्स ऑल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। डन, ऑलराइट। सो आई होप दिस शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर ये आपको समझ में आया बेटा। आने वाले लेक्चर में हम लोग और थोड़े कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को कवर करेंगे। आप सारे लेक्चर्स को सिर्फ सीक्वेंस में फॉलो करते जाओ बेटा, आपका पूरा का पूरा सिलेबस में कवर करवा दूंगा। कोशिश करूंगा कि एक भी पॉइंट आपका छूटे नहीं बेटा, और सारे पॉइंट्स आपको आसान शब्दों में समझ में आ जाए। So I hope you all have enjoyed this lecture, you have enjoyed this video. I hope यो बायो तुझे समझ में आएगा। थैंक यू बेटा।